now we will talk about agro-based industries. In first it comes, say, cotton textile industry. बेटा we get raw material in form of cotton. क्या किया जाता है, उससे फाइबर प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ यार्न तैयार किया जाएगा, स्पिन करेंगे यार्न, और फिर उसके बाद उससे कपड़ा वीव किया जाएगा, उसको डाई करेंगे, फिनिश करेंगे, तैयार किया जाएगा, और तब उससे गारमेंट्स प्रिपेयर होंगे. तो बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी में. क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंटली वो बहुत उसका कंट्रीब्यूशन है इन हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. बहुत सारे लोगों को बेटा ये एम्प्लॉयमेंट भी देती है और फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू हमारी अर्निंग्स को भी इंक्रीज़ करती है. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है हमारे देश की जो सेल्फ रिलायंट है, और इसमें जितने भी काम होते हैं, राइट फ्रॉम फाइबर के प्रोडक्शन से ले लीजिए टिल द प्रिपरेशन ऑफ गारमेंट्स, वो रॉ मटेरियल से इसकी हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो तैयार किए जाते हैं, वो सारा काम हमारे देश में होता है. तो एंशिएंट टाइम्स में इंडिया में जो कॉटन के टेक्सटाइल्स थे वो हाथों से तैयार किए जाते थे, हैंडलूम के फॉर्म में, और 18th सेंचुरी के बाद यहाँ पे पावर लूम्स सेटअप कर दिए गए. कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ इसकी वजह से सफ़र कर रही थी. एक कॉलोनियल के आ जाने से सेट बैक मिला हमारी इंडस्ट्रीज़ को, और ये कम्पीट नहीं कर पाई किससे, जो इंग्लैंड से कपड़ा तैयार होकर के हमारे देश में आता था. और दूसरा ये था कि अर्ली ईयर्स में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो मेनली दो जगहों पे तैयार होती थी, मींस इंडस्ट्री लगाई जाती थी जहाँ पे हमें मेनली कॉटन ग्रो करने को मिलती थी, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में. क्योंकि अवेलेबिलिटी थी रॉ कॉटन की वहाँ पे, इसलिए इंडस्ट्री भी वहीं पे लगा दी जाती थी. लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के वेरियस रीजंस होते हैं. इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता बेटा, इसमें पोर्ट फैसिलिटी है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, और लेबर की अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेट कैसा है, ये सारी बातें भी इम्पोर्टेंस रखती हैं कि एक इंडस्ट्री का लोकेशन किस जगह पे होगी. इन कारणों से अभी इंडस्ट्रीज़ पूरे देश में फैली हुई हो चुकी है. मींस जो हमारे किसान हैं ये इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है बहुत सारे लोगों को काम. जैसा अभी हमने बताया ये इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम जनरेट करती है, फॉरेन एक्सचेंज लाती है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है. ये काम देती है बेटा फार्मर्स को भी, चाहे वो कॉटन बॉल के प्लकर्स के फॉर्म में काम करें, या वो गिनिंग करें, स्पिनिंग करें, वीविंग करें, चाहे वो मिल में जा कर के काम कर रहे हैं, कपड़े को डाई कर रहे हैं, पैकिंग में लगे हुए हैं, या फिर वो कपड़ा खरीदने के बाद एज अ टेलर काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन लेके बैठे हैं, फिर भी ये हमारी कॉटन इंडस्ट्री इनको वर्क प्रोवाइड करती है. ये इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा डिमांड भी क्रिएट किया है दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे कि केमिकल्स हैं और डाइज जो हमें चाहिए होती हैं, या जो पैकेजिंग मटेरियल है, वो सारी चीज़ें भी हमारे रिक्वायरमेंट बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे देश में कॉटन ग्रो करती है. जब हम स्पिनिंग की बात करते हैं तो वाइल स्पिनिंग जब कंटिन्यू कर रहे हैं, कहाँ पे, मेनली हम महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, और वीविंग को उसके बाद यार्न को बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, जाकि जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं हमारी वो काम आती हैं. स्किल्स एंड डिज़ाइंस ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी, यानी कि अलग अलग स्टेट्स की जो कारीगरी है वो भी हमारे इसमें इम्पोर्टेंस गेन करती है. इंडिया जो है एक वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्शन कर रही है स्पिनिंग में कर रही है, लेकिन वीविंग इसका बहुत अच्छी नहीं है. मतलब जो कपड़ा तैयार किया जाता है ये उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं आता है जितनी अच्छी क्वालिटी की हमारे देश में कॉटन है या उसकी जो यार्न है. तो क्या होता है, यार्न हमारे देश से खरीद के दूसरी जगहों पे चला जाता है, और वीविंग जो करते हैं हम लोग वो ज़्यादातर हैंडलूम से हो रही है, पावर लूम से हो रही है मिल. तो ये जो हैंडस्पन खादी है प्रोवाइड करती है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, मतलब खादी से भी लोगों को रोज़गार मिलता है कि वो अपने घर बैठे ही कॉटेज इंडस्ट्री के फॉर्म में काम कर रहे हैं. इंडिया बेटा बहुत अच्छा शेयर कॉटन का एक्सपोर्ट भी करता है इसको अलग अलग देशों को, जिसमें मेन है जापान, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ में, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज़ में.
यानी कि इसका जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में कॉटन यार्न का बहुत ज़्यादा है। हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल लेवल पे, और बहुत अच्छी बात यह है कि जो फाइबर प्रोड्यूस होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे तरीके से ये फाइबर प्रोड्यूस कर रही हैं। जो वीविंग निटिंग प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हाई क्वालिटी यार्न को हमारे देश में। इंडस्ट्री मशीन्स बहुत ज़्यादा नई किस्म की, नई टेक्नोलॉजी की नहीं होने के कारण। तो ये जो इसके जो लार्ज सेगमेंट्स हैं वो कुछ अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। Okay, now we will talk about certain challenges what our cotton textile industry is facing. बेटा बहुत अच्छा फाइबर यार्न होने के बाद भी हमारे देश की जो वर्किंग यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, यूनिट्स में बटी हुई हैं। यही कारण है कि मिसमैच हो जाता है, एक ये ड्रॉबैक फेस करना पड़ता है हमारे देश की कॉटन इंडस्ट्री को, और बहुत सारे स्पिनर्स हमारे एक्सपोर्ट कर देते हैं यार्न को इन स्पाइट कि वो कपड़ा पूरा तैयार करके बेचे, और होता क्या है कि हमारे को फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है हमारे कंट्री के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, कि इनका जो प्रोडक्शन है यार्न का बहुत अच्छी क्वालिटी का होने के बाद भी हमें अभी जो कपड़ा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसका कारण ये है कि कपड़ा यहाँ तैयार नहीं होता। द थिंग इज़ कि पावर सप्लाई हमारे यहाँ बहुत कट ऑफ उसको फेस करना पड़ता है, और जो मशीनरीज़ हैं वो भी पुराने तरीके की हैं, अभी अपग्रेडेड मशीन्स नहीं हैं हमारे यहाँ। तो जो वीविंग का प्रोसेस है और हमारे जो दूसरे काम होते हैं आफ्टर द यार्न इज़ रेडी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं हमारे लेबर की आउटपुट अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उतना अच्छे तरीके से स्किल्ड नहीं है। तो हमारे यहाँ की जो कॉटन है उसको बड़ा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है बेटा सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से भी, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर हमें लो कॉस्ट में मिल जाता है जबकि कॉटन टेक्सटाइल कॉस्टली होता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड व्हाट बेनिफिट्स वी हैव discussed just now for our first agro-based industry, that is cotton textile. Now we will be talking about jute textiles. बेटा इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा रॉ जूट में, और जूट के जो गुड्स हैं तैयार किए जाते हैं उसके लिए हमारा देश सेकंड नंबर पे आता है। एक एक्सपोर्टर है ये, किस देश के बाद? बांग्लादेश इज़ एट नंबर फर्स्ट। ज़्यादातर जो मिल्स हैं बेटा वो हमारी लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में और बैंक्स ऑफ रिवर हुगली के पास, जो एक नैरो बेल्ट है वहाँ पे हमारी ये फैब्रिक तैयार हो जाता है, जूट तैयार होता है। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बेटा जूट की इंडस्ट्री के लोकेशन के, वो एक तो है हमारा हुगली बेसिन, जिसमें कि हमारे को वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ईजिली मिल जाती है, इनएक्सपेंसिव फॉर्म में मिल जाता है। बेटा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो गई, आपका अच्छा नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, रोडवेज है या वाटरवेज है, ये रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। और पानी हमें क्योंकि इनएक्सपेंसिव फॉर्म में मिल रहा है वहाँ पे, तो प्रोसेसिंग रॉ जूट की ईजिली हो जाती है। वेस्ट बंगाल में हमें लेबर की अवेलेबिलिटी होती है फ्रॉम खुद एक तो वेस्ट बंगाल से और उसके पास के स्टेट्स बिहार, उड़ीसा, यूपी से। कलकत्ता जो है एक लार्ज अर्बन एरिया, जो अर्बन सेंटर है, हमें प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल लोकेशन के और जो फैक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस स्कीम्स मिल जाती हैं यहाँ के वर्कर्स को, जूट प्रोड्यूसर्स को, और पोर्ट की फैसिलिटी भी जूट के एक्सपोर्ट में इसके लिए बेनिफिशियल साबित हो जाती है। लेकिन कुछ चैलेंज भी फेस करती है जूट इंडस्ट्री, ये भी एक फेस करेगी स्टिफ कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में बेटा, और दूसरा है जूट कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक जो इसके सब्सटीट्यूट्स हैं जो दूसरे देश से हमें मिल जाते हैं। हमारे देश की जूट इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है कंपटीशन विद बांग्लादेश, ब्राज़ील, इजिप्ट एक्सेट्रा। जो इंटरनल डिमांड है हमारे देश की वो इंक्रीज़ हुई है। क्यों? हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स बना दी हैं कि जूट का यूजेज मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे पैकेजिंग के लिए हमें जूट बैग्स को ही यूटिलाइज़ करना है। अभी उतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स टाइम एंड अगेन लिए जाते रहे हैं।
और जूट की डिमांड को भी स्टिमुलेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हमने बड़े डाइवर्सिफाइड यूसेज इसके अभी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे देश की जूट के वेरियस जो मार्केट्स हैं वो बेटा काउंट होते हैं एज इन यूएसए, कनाडा, सऊदी अरेबिया में जाती है। और ग्लोबल जो कंसर्न है कि अब हमें इसके सब्सटीट्यूट्स के फॉर्म में, जैसे पॉलीथीन को हम कहते हैं, नहीं यूज़ करना। और जूट क्या है, बड़ा हमारे लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल रहे हैं कि यस, जूट का यूसेज विद द एजुकेशन ऑफ द पीपल अभी राइज हो रहा है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स इन कंसर्न टू जूट इंडस्ट्री। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम्स शुगर इंडस्ट्री। बेटा इंडिया में शुगर की प्रोडक्शन इट इज़ क्वाइट गुड एंड गुड़ और खंडसारी में तो हमारे देश का फर्स्ट प्लेस आती है। इट ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस। जो हमारे देश में रॉ मटेरियल तैयार है, मिल रहा है हमें, दैट इज़ क्वाइट बल्कि, यानी कि जो शुगर केन है इट इज़ क्वाइट बल्कि। और वाइल ट्रांसपोर्टिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ फ्रॉम द फील्ड्स टू द मिल्स, इफ़ इट टेक्स मोर टाइम देन द सुक्रोज कंटेंट इसका ख़राब हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कोशिश ये की जाती है कि मिल्स आर टू बी लोकेटेड क्वाइट क्लोजर टू द शुगर केन फील्ड्स। फिर भी हमारे देश में जो मेजर मिल्स हैं वो लोकेट होती हैं बेटा यूपी में, बिहार में, जहाँ पे हमें शुगर केन अवेलेबल होता है। नाउ डेज इट इज़ गुड प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इवन पंजाब, हरियाणा। दीज आर क्वाइट गुड प्लेसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। बेटा जो हमारे देश की जो मिल्स हैं आज भी मैक्सिमम वो यूपी और बिहार में ही लगाए गए हैं इसके प्लांट्स। ये जो इंडस्ट्री है बेटा क्योंकि सीजनल है नेचर में, और सीजनल होने के कारण इसका ज़्यादा जो वर्कलोड है ये ले पाती है हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। क्यों? बिकॉज दे कैन इवन शेयर, just distribute the profit as well as the losses that can be borne by those individuals who are there as working in cooperative sector. आज के समय में जो टेंडेंसी है हमारी इन मिल्स की शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स साउथ में। क्यों? बिकॉज हमने अभी बात की कि जितना सुक्रोज कंटेंट दूर तक इंडस्ट्रीज में ले जाने में, मिल्स तक ले जाने में कम हो जाएगा, तो कोशिश ये की जाती है कि क्योंकि महाराष्ट्र में जो शुगर केन है उसकी सुक्रोज कंटेंट अच्छी है, क्लाइमेट कूलर है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी वहाँ पे बड़े सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। इन कारणों से शुगर इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है बेटा टुवर्ड्स साउथ, दैट इज़ पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र। लेकिन जो मेजर चैलेंज है इस इंडस्ट्री का, ये सीजनल इन नेचर है, इसलिए ये अकेले इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट इसको वर्कआउट नहीं करते हैं, और दिस इज़ मैक्सिमम बीइंग डेल्ट बाय एट दी कोऑपरेटिव लेवल। और ये जो इंडस्ट्री में जो हमारी मशीन्स हैं बेटा, ये क्वाइट ओल्ड फॉर्म की हैं, उतना इन एफिशिएंट फॉर्म में वर्क कर रही हैं, इनके मेथड्स बड़े पुराने हैं, और कभी कभी देखा जाता है कि ट्रांसपोर्ट का जो डिले भी है शुगर केन का, जो फैक्ट्रीज तक पहुंचाने में समय लग जाता है, उसकी वजह से हमें इसके नुकसान उठाने पड़ते हैं। सो चिल्ड्रन, टिल नाउ वी टॉक्ड अबाउट दोज इंडस्ट्रीज विच वर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, दैट इज एग्रो बेस्ड industries. We talked about cotton, jute and sugarcane mainly. Now let us move on to mineral based industries. क्या होती हैं ये mineral based industries? Let us talk about its definition once again. कि वो industries जो use करती हैं minerals को या metals को as उनके raw material. बेटा एक चीज़ याद रखिए कि हमें जो ये minerals हैं from below the earth मिल रहे हैं, और जो हमारी agro based industries हैं वो डिपेंड करती हैं अपने रॉ मटेरियल पे, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है ऑन द अर्थ, यानी धरती के ऊपर से। तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हमें रॉ मटेरियल मिलते हैं ज़मीन के नीचे से। जैसे से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो आयरन हमें मिल रहा है ज़मीन में से। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है तो हमें बॉक्साइट मिल रहा है ज़मीन मिट्टी के नीचे से। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, जो कि पहली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के तौर पे अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। बेटा जब हम कहते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री तो दिमाग में आता है कि इट इज़ क्वाइट हैवी ऑल्सो, बल्कि ऑल्सो,
एंड दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये बेस प्रोवाइड कर रही है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि जो छोटी मशीन्स तैयार हो रही हैं उसके लिए हमें एक बेसिक मशीनरी पहले तैयार करनी पड़ती है जो कि क्वाइट हैवी है, और उसके बाद जो छोटी मशीन्स या मीडियम साइज जो इन मशीन्स तैयार की जाती हैं वो इनके मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर ही बेस्ड होती हैं। तो इसमें ही आती हैं कुछ एक लाइट इंडस्ट्रीज़, दैट इज़ जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ भी, और हैवी इंडस्ट्रीज़ या बेसिक इंडस्ट्रीज़ काउंट होती हैं जो बेसिक प्लांट्स लगाए जाते हैं। बेटा स्टील की रिक्वायरमेंट होती है वेरियस इंजीनियरिंग गुड्स को प्रिपेयर करने में, हमें अलग अलग मटेरियल्स जो तैयार करने पड़ते हैं उनके लिए, डिफेंस का मटेरियल के लिए, या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले लीजिए, एक जो टेलीफोनिक इक्विपमेंट है उसके लिए भी हमें कुछ ऐसे मटेरियल रिक्वायर्ड हैं जो कि हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से अवेलेबल होंगे। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स ले लें, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स की बात की जाए तो हमें वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से मिलते हैं। बेटा अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो स्टील का है वो हमारे देश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे डेवलपमेंट का एक बेसिक कारण भी है। ये एक हैवी इंडस्ट्री है, जैसा अभी हमने बात किया, क्यों? आज उसका जो रॉ मटेरियल है इट इज़ क्वाइट हैवी, और जो इससे तैयार किए जाने वाले फाइनल गुड्स हैं बेटा, फिनिश्ड गुड्स हैं, वो भी क्वाइट हैवी और बल्कि होते हैं उसके नेचर में। तो जो इसको ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, बहुत सारी मशीनरीज एक साथ नहीं ले जाई जा सकती, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो अमाउंट वाइज भी दिस इज़ क्वाइट हैवी। आयरन ओर है या कुकिंग कोल है, लाइमस्टोन है, ये जो रिक्वायरमेंट है हमें 4:2:1 के फॉर्म में चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली हमारे रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है। जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जैसे मैंगनीज है, ये भी रिक्वायर हमें करना हमारे लिए ज़रूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। और जो स्टील प्लांट्स हैं कहाँ पे लोकेट किया जाएगा बेटे? आते हैं वापस उसी पॉइंट पे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के जो बेसिक रीज़न है, जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि अगर रॉ मटेरियल हेवी है, बल्कि है, तो कोशिश ये की जाए कि रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाए नहीं जाए और इंडस्ट्रीज़ को वहीं पे लोकेट किया जाए जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। वो एक आइडियल सिचुएशन होती है। नो डाउट हमें दूसरे भी फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के, जैसे मार्केट हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो गया, पावर सप्लाई है। दीज रीजंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट रॉ मटेरियल इज़ द मेजर रीज़न कि हमें इंडस्ट्री को कहाँ लोकेट करना